बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.9 के प्रॉब्लम 1 के कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का स्टेटमेंट है, बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आइडेंटिफाई द कॉनिक एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के टोटल 9 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है। स्टूडेंट्स, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसको फॉलो करते हुए हम सबसे पहले जजमेंट करेंगे। हम जजमेंट करेंगे कि ये कौन सा कॉनिक है। जजमेंट करने के बाद हम एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म करेंगे और देन हम उस कॉनिक के एलिमेंट्स मालूम करेंगे। ये हमारे स्टेप्स होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जजमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम यहां लिखेंगे जजमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में जजमेंट करना बताया कि अगर आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन हो तो आपको जजमेंट कैसे परफॉर्म करनी है। हमें गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ, और फिर हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हमारी जो गिवन इक्वेशन होगी वो किसी डीजनरेट कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक प्रॉपर कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें फर्दर पता चल जाएगा कि कौन सा डीजनरेट कॉनिक है या कौन सा कॉनिक है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी ax² प्लस 2h xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन परफॉर्म कर सके। 4x² माइनस 4xy प्लस y² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहां पर x² का कोएफिशिएंट है a, यहां पर x² का कोएफिशिएंट है 4। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 4। हियर a इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स, एक्स वाई का कोएफिशिएंट हमारे पास होता है 2h, यहां पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट है -4, सो 2h इज इक्वल टू -4। यहां से h की वैल्यू आ गई -2। इसके बाद y² का कोएफिशिएंट होता है b, यहां पर है y² का कोएफिशिएंट 1, सो b की वैल्यू आ गई 1। x का कोएफिशिएंट होता है 2g, यहां पर x वाली टर्म ही नहीं है, सो 2g की वैल्यू 0, g की वैल्यू 0। इसी तरह y का कोएफिशिएंट होता है 2f, यहां पर y वाली टर्म भी नहीं है, सो f की वैल्यू भी 0। और उसके बाद c कांस्टेंट वो हमारे पास है -6। स्टूडेंट्स, हमारे पास a, h, b, g, f, c ये वैल्यूज आ चुकी। अब हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमारे डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है a, h, g। सो a की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है -2 और g की वैल्यू है 0। यही फर्स्ट रो, यही फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास होता है h, b, f। h आ चुका, b की वैल्यू है 1 और f की वैल्यू है 0।
इसी तरह से सेकंड कॉलम भी यही बनेगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम होता है GFC, GF आ चुका, C चाहिए, दैट इज -6। स्टूडेंट्स, अब हमने इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। इस डिटर्मिनेंट की इवेल्युएशन से हमें पता चलेगा कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी डीजेनरेट कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए स्टूडेंट्स चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर अगर आप याद करें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक यहां पर यूज करके बता रहा हूं। हमें यहां पर एक्सपेंशन करनी है और एक्सपेंशन करने के लिए हमने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में सीखा था कि उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंशन करनी चाहिए कि जिसके अंदर ज्यादा जीरोस हो, हमें एक्सपेंशन ज्यादा आसान मिलती है। सो थर्ड रो या थर्ड कॉलम से अगर आप एक्सपेंशन करें तो आसानी होगी। हम यहां लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो। एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0। अब एक और बात भी आपको याद होनी चाहिए कि यहां पर हमेशा पॉजिटिव आता है साइन, यानी अगर आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन स्टार्ट करें तो स्टार्ट पॉजिटिव होता है। सेकंड रो या सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन स्टार्ट करें तो स्टार्ट होता है नेगेटिव, और अगर आप थर्ड रो या थर्ड कॉलम से एक्सपेंशन स्टार्ट करें तो स्टार्ट होता है पॉजिटिव। यानी ऑल्टरनेट साइंस आते चले जाते हैं। आप सिंपली याद रखें यहां पर पॉजिटिव, उसके बाद ऑल्टरनेट साइंस आ जाते हैं। अब मैं थर्ड रो से एक्सपेंशन कर रहा हूं, 0 आ गया, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, डिटर्मिनेंट बनेगा ये वाला 0 -0। इसके बाद ये मैंने पॉजिटिव 0 लिखा है, अब मैं लिखूंगा माइनस ये 0, यहां पर जो भी नंबर होता। अब इस 0 की रो और कॉलम को छोड़ा, रो और कॉलम को हमने छोड़ा तो 0 -0। अब ये कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म नहीं करनी पड़ेंगी, ये आपको फायदा है 0 वाली रो चूज करने का। उसके बाद प्लस, अब ये आ गया -6 और ब्रैकेट में इसकी रो और कॉलम को छोड़ा, बाकी डिटर्मिनेंट बनेगा 4 1s are 4 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 2s are 4। 0 -0, अब यहां पर 4 - 4 0, 0 into -6 is 0, ये आ गया 0। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के 0 आने का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जी, इसका मतलब है कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन किसी डीजेनरेट कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी बुक के मुताबिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन मैंने आपको डिटेल बताई थी कि आप डीजेनरेट कॉनिक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमने यहां पर आइडेंटिफाई करना है। हम यहां पर लिखेंगे हेंस दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन is representing a degenerate conic. To identify further, finding डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट सेकंड डिग्री इक्वेशन का हम जानते हैं कि वो होता है h² - AB। h² - AB हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। ये मालूम करते हैं। h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -2, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1। अब -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट के 0 आने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? शाबाश जी, ये ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल है। ये इवन कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। सो चूंकि कोइंसिडेंट लाइंस भी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, सो हम यहां पर सिर्फ पैरेलल लाइंस का वर्ड यूज करेंगे। हम यहां लिखेंगे सो this equation
is representing two parallel lines। ये स्टूडेंट्स हमने हतमी जजमेंट परफॉर्म कर ली। अब स्टूडेंट्स हमने आना है एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म की जानिब। अब एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म के लिए हमारे पास है एक सर्टेन फार्मूला, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम यहां पर लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म। वी हैव, हमने मालूम करना है इनफैक्ट वो एंगल कि जिस एंगल को फॉलो करते हुए हम अपने एक्स वाई प्लेन को रोटेट करें कि ये एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाए इक्वेशन में से। वी हैव टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच ओवर ए माइनस बी। थीटा के बारे में आपने याद रखना है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन 90 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। टेंजेंट ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स थी -2, ए की वैल्यू हमने मालूम की थी शुरू में 4 और बी की वैल्यू थी 1, -4 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ टू थीटा, शाबाश, चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर, जरा रिकॉल करें क्या है टेंजेंट ऑफ टू थीटा। द आंसर इज इट इज 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट टू थीटा को आप टेंजेंट थीटा प्लस थीटा समझ लें और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लें। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा से हमें मिला 2 टेंजेंट थीटा, चूंकि अल्फा भी थीटा ही है और बीटा भी थीटा ही है, और डिनोमिनेटर में टेंजेंट ऑफ अल्फा और टेंजेंट ऑफ बीटा मल्टीप्लाई हुए तो हमें मिल गया टेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। चूंकि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमने थीटा समझी। अब राइट साइड पर आ गया आपके पास -4 ओवर 3। इनफैक्ट इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अब सॉल्व करने से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी कि जिस थीटा की वैल्यू को फॉलो करते हुए अगर हम अपने एक्स वाई प्लेन को रोटेट करेंगे तो एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाएगी इक्वेशन में से। 6 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -4 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर लेते हैं। 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -6 टेंजेंट थीटा -4 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये तमाम कोएफिशिएंट्स इवन है, मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो यहां पर आ जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -3 टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं हमें चाहिए। हमें इनफैक्ट थीटा की इस रेंज में वैल्यू चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हो। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट में क्वाड्रेटिक है। ये इक्वेशन टेंजेंट में क्वाड्रेटिक है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि हम सोच सकते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करना। आप जरा सोचें क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? प्रोडक्ट आ रहा है -4, प्रोडक्ट आना चाहिए -4 और सम या डिफरेंस आना चाहिए -3। जरा सोचें शाबाश जी। -4 + 1, -4 + 1 का प्रोडक्ट -4 और सम आ जाएगा -3। सो मैं लिख रहा हूं 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -4 टेंजेंट थीटा प्लस 1 टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 टेंजेंट थीटा कॉमन आया तो यहां आ गया टेंजेंट थीटा -2 और यहां से +1 कॉमन, टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास दो फैक्टर्स, 2 टेंजेंट थीटा +1
और टेंजेंट थीटा -2, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल। टू टेंजेंट थीटा +1 और टेंजेंट थीटा -2, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और 2 टेंजेंट थीटा +1 इज इक्वल टू 0। यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ रही है 2 और यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2। अब थीटा जो हमारा रोटेशनल एंगल है एक्स वाई प्लेन के लिए, उसकी रेंज मैंने आपको यहां पर बताई, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की, एक्सरसाइज 6.8 में भी डिस्कस की, एक्सरसाइज 4.2 में भी डिस्कस की। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव नहीं होता। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव नहीं होती। हमें इस रेंज से थीटा की वैल्यू चाहिए, इस रेंज में टेंजेंट नेगेटिव नहीं होता। स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/2 हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कर रहे होते तो हमें काबिल कबूल था, हम थीटा की वो वैल्यू मालूम कर सकते थे, लेकिन चूंकि थीटा पर रिस्ट्रिक्शन है हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। हम यहां लिखेंगे नॉट एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज। ये तो स्टूडेंट्स हमने कर दिया खत्म। अब आ जाए इस तरफ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 2। अब एक और बात, हम थीटा की वैल्यू तो मालूम कर लें, लेकिन क्या हमें वाकई थीटा की वैल्यू चाहिए? द आंसर इज हमें इनफैक्ट इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू असल में चाहिए। हाँ, थीटा की वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स वाई टर्म रिमूव कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2 है तो क्या हम साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं? ये चीज भी हमने चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में सीखी थी कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन हो तो हम उसको फॉलो करते हुए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं वो फंक्शनल वैल्यूज वो मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट होता क्या है? अगर हम राइट ट्राइंगल के रेफरेंस से सोचें, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है कि ये अगर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 2 जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कंसीडर की जा सकती है और डिनोमिनेटर में 1 बेस की वैल्यू कंसीडर की जा सकती है। मैं एक राइट ट्राइंगल यहां पर बना रहा हूं। कंसीडर ये स्टूडेंट सिचुएशन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी जी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसकी डिटेल आप जानते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल से पढ़ी है। ये मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम कर ली। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कोसाइन थीटा हमारे पास आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप थीटा की वैल्यू यहां से मालूम कर ले, यहां से या यहां से, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा और कोसाइन थीटा की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आपको रिकॉल करनी है इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हम रोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिकॉल करने के लिए मैंने आपको एक टेबल का मेथड बताया था, शाबाश। चलिए मैं आपको लिखकर रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आप टॉप पर लिखे x और y और लेफ्ट पर आप लिखे कैपिटल X और कैपिटल Y।
और आप यहां पर लिखें कोसाइन, और यहां पर भी कोसाइन, यहां पर साइन, यहां पर हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने गिवन इक्वेशन में से प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म को रिमूव करना है। अब प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म को रिमूव करने के लिए हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां से बनेगी, हमने स्मॉल एक्स के कॉलम में रहना है। ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज 6.8 में भी सिखाई, ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 में भी सिखाई। आपको स्मॉल एक्स के कॉलम में रहना है। स्मॉल एक्स की वैल्यू के लिए कैपिटल एक्स को साइन थीटा माइनस माइनस इसकी वजह से आ रहा है वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई की आपके पास वैल्यू आएगी कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई को साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने एक तरह से रिकॉल किए हैं दोनों फार्मूलाज। ये हमारा रफ एरिया है। सो मैं अपने दोनों फार्मूलाज यहां पर रफ एरिया में लिख लेता हूं ताकि हम अपने सॉल्यूशन के अंदर उनको कोट करके अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू कर सके। स्मॉल एक्स की स्टूडेंट्स वैल्यू, स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स को साइन थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई को साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स मैं रेड कलर में इसको सेपरेट कर रहा हूं। ये रफ एरिया में हमने इनफैक्ट फार्मूलाज को रिकॉल किया है। इसको मैं मिटाकर यहां पर अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हम यह लिखेंगे सिंस हवाला दिया हमने फॉर्मूला का स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स को साइन थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम वो पुट करते हैं। कोसाइन थीटा की वैल्यू है 1/√5 माइनस वाई साइन थीटा की वैल्यू है 2/√5। स्टूडेंट्स √5 दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर के तौर पर, सो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2y ओवर √5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल x की फाइनली वैल्यू हमें मिल गई। अब इसी तरह से स्मॉल y की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू स्टूडेंट्स कैपिटल x साइन थीटा प्लस कैपिटल y को साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/√5 और कोसाइन थीटा की वैल्यू है 1/√5। यहां से वैल्यू हमारे पास बन गई 2x प्लस वाई ओवर √5। स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हम पुट करेंगे गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर, तो हमारी प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। सिंस गिवन इक्वेशन थी 4x² माइनस 4xy प्लस y² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में x की जगह पर ये जो हमने x की वैल्यू मालूम की ये, और y की जगह पर ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म रिमूव हो जाएगी और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी नए कैपिटल एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, रोटेटेड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए ये प्रोसेस करना बड़ा आसान होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ये 3 टर्म्स अगर आप गौर करें तो ये एक स्क्वायर एक्सपेंडेड है। अगर आप गौर करें, शाबाश जी, ये 2x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है। हम यहां लिखेंगे वी कैन राइट
it as 2x minus y whole square minus 6 is equal to 0. अब इसका फायदा क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पर आपको 4 जगहों पर वैल्यूज पुट करनी थी, अब 2 जगहों पर वैल्यूज पुट करनी होंगी. ये हमें इस अंदाज में लिखने का फायदा हो रहा है. अब मैं इसको लिख रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट 2x की वैल्यू. स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने मालूम की कैपिटल X माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्मॉल y की वैल्यू 2x प्लस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. हमारे पास एलसीएम बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5. अभी स्क्वायर मौजूद रहेगा. एलसीएम बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5. 2x माइनस 4y, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस 2x माइनस y. अब स्टूडेंट्स ये 2x माइनस 2x के साथ कैंसल, यहां पर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हम लिखना भूल गए. माइनस 4y माइनस 5y इज माइनस 5y. माइनस 5y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट स्क्वायर लेते हैं तो यहां पर आ जाता है हमारे पास 25 y स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब 5 5s are 25. It is 5y square minus 6 is equal to 0. Further, it is y square is equal to 6 over 5. अब y square is equal to 6 over 5. यहां से अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ गया y is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 over 5. स्टूडेंट्स हमने जजमेंट क्या की थी कॉनिक की? शाबाश, हमने जजमेंट की थी कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं. तो स्टूडेंट्स क्या ये 2 पैरेलल लाइंस नहीं है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक लाइन होती है. अब y इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 over 5 और y इज इक्वल टू माइनस, ये स्टूडेंट्स 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. सो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस आ गई. एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म हो चुकी है. अब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के लिहाज से उनकी इक्वेशंस क्या थी वो भी हम मालूम करेंगे. हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई करना है हमने कॉनिक को. हमने एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म करने के बाद हमने इक्वेशन मालूम करनी है, उसके बाद हमने एलिमेंट्स भी मालूम करने हैं उस कॉनिक के या उस डीजनरेट कॉनिक के. अब यहां पर चूंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं सो इसके एलिमेंट्स तो नहीं होंगे, हम उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस मालूम करेंगे. ये रोटेटेड एक्स वाई प्लेन के अंदर उन लाइंस की इक्वेशंस हैं. हम ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के अंदर अब हम इक्वेशंस उनकी मालूम करेंगे. स्टूडेंट्स इसके लिए हमें कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. अब आपने यहां पर अगेन वही टेबल यूज करना है. उस टेबल में से आपको कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए. अब कैपिटल वाई की वैल्यू होगी, मैं यहां लिखता हूं सिंस कैपिटल वाई की वैल्यू, कैपिटल वाई के लिए स्टूडेंट्स उस टेबल को अगर आप रिकॉल करें तो आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा. अब साइन थीटा कोसाइन थीटा ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं. माइनस एक्स साइन थीटा की स्टूडेंट्स वैल्यू हमने मालूम की थी 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कोसाइन थीटा की वैल्यू थी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब यहां से ये दोनों वैल्यूज हम इधर पुट कर सकते हैं. दोनों वैल्यूज नहीं, इनफैक्ट ये कैपिटल वाई की वैल्यू ये हम यहां पर पुट कर सकते हैं. मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं. स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आ गया माइनस 2x प्लस वाई. ये स्टूडेंट्स वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं. इसको नाम दे दें 1 का. पुटिंग इन 1.
-2x plus y over square root of 5 is equal to plus minus 6 square root of 6 over square root of 5. मैंने स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, उसकी वजह क्या है? मैं चाहता हूं कि ये कैंसलेशन आपको वाज़े तौर पर नजर आ जाए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, -2x प्लस वाई, अब ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन -2x प्लस वाई और नेगेटिव वाला इधर आकर पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास उन पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस आ गई ओरिजिनल XY प्लेन के अंदर, और ये आपकी इक्वेशंस थी रोटेटेड XY प्लेन के अंदर। आर इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये सॉल्यूशन विजुलाइज भी करवाऊं, तो आइए इसकी विजुलाइजेशन करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन, स्टूडेंट्स ये इस XY प्लेन के अंदर, ये ओरिजिनल XY प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन इक्वेशन थी। स्टूडेंट्स इस गिवन इक्वेशन के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कि दो पैरेलल लाइंस छुपी हुई हैं। आखिर पर हमने ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस मालूम की, ये दोनों इक्वेशंस। स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ये पैरेलल लाइंस आ गई। स्टूडेंट्स अब हमें कहा गया था कि आप प्रोडक्ट XY टर्म रिमूव करो। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट XY टर्म रिमूव करने के लिए हमने वर्किंग की, और थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने आपको वहां पर कैलकुलेट करके नहीं बताई, लेकिन टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई थी 2। स्टूडेंट्स यहां से हमने थीटा की वैल्यू मालूम की। इस थीटा की वैल्यू के मुताबिक अगर हम अपने XY प्लेन को रोटेट करें कुछ इस तरह से, ये स्टूडेंट्स हमारा रोटेटेड XY प्लेन बन गया। अब रोटेटेड XY प्लेन में आप अगर उन्हीं लाइंस को देखें जो कि पुराने XY प्लेन के अंदर स्लांट लाइंस थी, लेकिन रोटेटेड XY प्लेन के अंदर वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। स्टूडेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशंस हमने मालूम की, ये हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशंस, और इन दोनों लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन ये स्टूडेंट्स हमारे सामने आ गई। स्टूडेंट्स इस ज्वाइंट इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट XY टर्म रिमूव्ड है। स्टूडेंट्स ये है इस सॉल्यूशन की विजुअलाइजेशन। यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम का एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।